बेसिक 6th सेम बैच। ओके, तो बेसिक 6th सेम बैच का मतलब ही ये है कि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपके जो भी स्ट्रक्चरल के जो भी बेसिक्स है, जो आपको नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिकली अप्लाई होने वाले, प्रैक्टिकली आपको काम में आने वाले, वो सब बेसिक्स मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ आप पूरा का पूरा जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स प्रैक्टिकली कभी भी कुछ टॉपिक कभी भी काम में नहीं आते और कुछ टॉपिक हरदम काम में आते हैं, जस्ट लाइक अ एसएफडी बीएमडी, जस्ट लाइक अ रिएक्शंस, जस्ट लाइक अ कनेक्शंस इन स्टील। ओके, तो वो आपको हरदम प्रैक्टिकली काम में आएंगे कि मैं प्रैक्टिकली हर बार अगर मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मुझे कनेक्शंस मेरे काम में आएगी। तो प्रैक्टिकली मुझे कनेक्शंस मैन्युअली डिजाइन करने पड़ते हैं, मेरे एक्सेल शीट्स रहती है कनेक्शंस डिजाइन करने के लिए। हाँ, कनेक्शंस के लिए भी आप स्टार्ट से डिजाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट से बेहतर आप अगर आपको मैन्युअली डिजाइन करना है तो आपका टाइम कम लगता है, टाइम कंजम्पशन कम लगता है, आप मैन्युअली डायरेक्टली डिजाइन कर सकते हैं। तो वो मैनुअल डिजाइन किस तरह रहता है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरह रहेगा, वो बैच जो हमने बेसिक का लिया है, तो उसका एक यही मोटो है कि जो भी आपके सिलेबस में प्रैक्टिकली अप्रोच है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सीधी सीधी बात। ओके, यानी आपको लाइफ में सामने जो भी चीजें काम में आने वाली है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब कुछ चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाँ, अगर आपका मोटो गेट, एमपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका मोटो वो नहीं है, आपका मोटो बस इतना ही है कि मैं कुछ प्रैक्टिकली सीखना चाहती हूँ और मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच में नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज मिले और मैं जब इंटरव्यू फेस करूं तब मुझे ये सब चीजें पता रहे। ओके, किसी का भी इंटरव्यू अगर मैं फेस करूं तो मुझे ये सब चीजें पता रहे, रादर देन अगर किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस में मुझे ये सारी चीजें पता रहे, क्योंकि मुझे मेरा जो भी मैं इंजीनियर हायर करूंगा उसको मुझे बताना पड़े कि भाई ये चीजों से तुझे गुजरना पड़ेगा, दैट इज प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जो भी प्रैक्टिकल थिंग्स है वो प्रैक्टिकल थिंग्स मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। अब प्रैक्टिकल थिंग्स को हम बोर्ड पे ही कैसे सीख सकते हैं, तो बोर्ड पे ही तो हम बोर्ड पे तो सीख लेंगे कि ऐसे ऐसे होता है करके, मैं आपको विजुअली यहाँ पे दिखा भी दूंगा, लेकिन जब तक आप साइड पे नहीं जाओगे आपके जो भी 100% आइडियाज है वो क्लियर नहीं होंगे। दैट्स व्हाई दिस बैच बिलोंग्स टू अगेन प्रैक्टिकल साइट्स, यानी आपको साइट्स पे भी मैं लेके जाऊंगा। तो अभी मेन चीज है कि आप साइट पे जब मैं लेके जाऊंगा तो आप साइट पे जब आप जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं तो बाहर यानी आउट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट रहता, तो मैं आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से या फिर आउट ऑफ द सिटी से यहाँ पे कैसे आऊंगा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो अभी मैं ये 30 यानी नियर अबाउटली दिस बैच इज ओवर फ्रॉम 30 डेज। मैं 30 डेज का इसको अल्टीमेटम देता हूँ कि 30 डेज में ये बैच मेरी टोटली ओवर हो जाएगी। जैसी मेरी ओवर हो जाएंगी आई होप सो कि आपका कुछ ना कुछ ऑफलाइन चालू हो जाएगा, क्योंकि मिशन बिगिन अगेन स्टार्ट हो गया 1 जून से अभी है। ओके, लास्ट यानी कल ही उसका अनाउंस हुआ है, तो 1 जून से यानी 3 जून से सब कुछ खुलना चालू हो जाएगा। तो मे भी जुलाई में आपका ये हो सकता है कि जुलाई में आपका कॉलेज का कुछ ना कुछ स्टार्ट भी हो सकता है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। ओके, मे बी, और मे भी फिर से लॉकडाउन लग सकता है, उस पर कुछ नहीं बोल सकता मैं। तो जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको तो मैं अभी साइड पे मेरे जो भी साइट्स अभी चल रहे हैं वो साइट्स पे मैं लेके जाऊंगा, बिकॉज ऑफ आई एम अ लाइसेंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर इन महानगर पालिका एंड पीडब्ल्यूडी आल्सो नाउ। ओके, सो दैट्स व्हाई मेरे पास साइट्स की कोई कमी नहीं है, मेरे पास साइट्स आते रहते हैं, मैं साइट्स को डील करते रहता हूँ, मेरा डेली का ही काम है साइट्स को डील करना। ओके, तो मैं अभी भी आपको लेके जाऊंगा, और जिन लोगों का साइट का यानी साइट एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ उनको मैं जब ऑफलाइन बैच यानी ऑफलाइन आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब मैं उनको लेके जाऊंगा। ओके, तो इसमें 2 साइट विजिट्स रहेंगे। एक साइट विजिट रहेगा अपना आरसीसी स्ट्रक्चर G+4 G+5। ओके,
G+2 G+1 मैं आपको कभी भी दिखा सकता, लेकिन अभी मेरे रनिंग चालू है G+4 G+5, सो मैं वो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखा सकता अभी। एंड एक स्ट्रक्चर ऐसी है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर है क्या होता है कि आपका स्टील स्ट्रक्चर का फ्रेम है, यानी आपका कॉलम बीम स्टील स्ट्रक्चर का है, एंड सम बीम्स आपके उसमें, यानी कुछ बीम्स आपके उसमें कंक्रीट के भी है, यानी स्टील बीम के ऊपर कंक्रीट बीम और स्टील कॉलम के ऊपर कंक्रीट कॉलम, यानी स्टील कॉलम के ऊपर कंक्रीट बीम भी मैंने कास्ट किया है, यानी दैट इज हाइब्रिड। और उसके ऊपर कंक्रीट स्लैब भी है, कंक्रीट स्लैब भी है। बस वो इतना है कि वो यहां से थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। उसके बारे में मैं आपको अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, यानी यहाँ पे मैं आपको ये कर दूंगा। कहाँ पे आपका अभी मैं आपको वो स्ट्रक्चर का एक छोटा सा एग्जांपल, यानी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो किस तरह है करके, आपको पता चलेगा कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। मेरे पास कुछ फोटोज है उसके, ओके, मेरे स्ट्रक्चर के, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये आने को ना कि कनेक्शंस कैसे करते। अगर आपको कनेक्शंस ही नहीं है, अगर आपको आप सिर्फ और सिर्फ बट जॉइंट और लैप जॉइंट में चले गए और आपने इसेंट्रिक कनेक्शन की तरफ मुंह ही नहीं किया अपना, तो होगा ही नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकली वी आर मैक्सिममली, यानी मैं प्रैक्टिकली जो भी कनेक्शंस है वो मैक्सिमम मेरे इसेंट्रिक कनेक्शंस है। बट जॉइंट लैप जॉइंट भी है, मैं उसको नहीं है ऐसी नहीं बोल रहा हूं। जहां पे भी मेंबर टू मेंबर डायरेक्टली कनेक्ट करना है, बीम टू बीम कनेक्ट करना है, कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करना है, वी आर यूज बट जॉइंट और लैप जॉइंट बोथ। ओके, जनरली वी यूज बट जॉइंट। ओके, जनरली वी यूज बट जॉइंट। ओके, स्लाइसेस के इससे अपन बट जॉइंट यूज करते हैं मेंबर टू मेंबर जब भी मुझे यूज करना है। लेकिन जब मैं इसेंट्रिक के लिए जाता, अब आप बोलेंगे सर आपको तो ये सब कुछ आप जो बोल रहे हैं वो इसेंट्रिक वगैरह हमको नहीं समझ आता। आप जब देखोगे तब आपको समझेगा इसेंट्रिक क्या है और उसको किस तरह एक्चुअल में डिजाइन किया जाता है, किस तरह एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, गजेट प्लेट क्या है। ये आपको जब आप साइट पे जाओगे तब आपको विजुअली अच्छे से समझेगा। ओके, माय मोटो इज दैट एग्जाम हो या नहीं हो, आपको आप निकलने के बाद आपके दिमाग में स्ट्रक्चर के बारे में, अगेन अदर सब्जेक्ट जो भी अपने हैं उसके बारे में सम प्रैक्टिकल नॉलेज रहे। ओके, सम प्रैक्टिकल नॉलेज रहे। तो अब ये हो गई बात स्ट्रक्चर एनालिसिस की एंड स्टील की। ओके, स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टील। अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 अच्छे से करोगे तो आपको 3 में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आप 2 को ही गवा दोगे तो आपको 3 में प्रॉब्लम जाएगी। और यहाँ पे कानीज मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड एंड कैंटिलीवर मेथड, दैट 3 मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो एमडीएम। ओके, बट एमडीएम स्वे, नॉट अ नॉन स्वे। नॉन स्वे आपने अभी देख लिया है आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में। तो ये 3 मेथड जो है मैक्सिममली आई एम सेइंग 3 मेथड्स, कानीज, सब्स्टिट्यूट मेथड, कैंटिलीवर एंड अप्रोक्सीमेट। तो कैंटिलीवर एंड अप्रोक्सीमेट मेथड एंड कैंटिलीवर एंड अप्रोक्सीमेट मेथड, पहले वही उसी के बारे में बात करते हैं। तो कैंटिलीवर एंड अप्रोक्सीमेट मेथड आप अर्थक्वेक एनालिसिस एंड विंड एनालिसिस में आप यूज करते हैं। अर्थक्वेक एनालिसिस एंड विंड एनालिसिस में आप यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड जब आपको पूरे फ्रेम का एनालिसिस करना है, पूरे फ्रेम का एनालिसिस, टोटल फ्रेम का एनालिसिस, तब आपको सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करनी पड़ती है। वी आर यूज इन आल्सो एडवांस आरसीसी। एडवांस आरसीसी में मुझे जो भी 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वही आप डायरेक्टली यहाँ पे 16 मार्क्स के लिए सीख रहे हो सब्स्टिट्यूट मेथड का क्वेश्चन। ओके, सो ये रिलेट कर रहा है। अगर आपने यहां पे अच्छे से कर लिया तो आपको एडवांस आरसीसी में नेक्स्ट सेम में वो भी काम में आएगा। और छोड़ो सेम का छोड़ो, प्रैक्टिकली जब आपको पूरी फ्रेम एक डिजाइन करना है, पूरा स्ट्रक्चर एक डिजाइन करना है, तब आपको काम में आएगा। ओके, सो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से लेके जाऊंगा यहाँ पे। तो हम एक लास्ट में एक ये भी प्रोजेक्ट कर लेंगे कि 1 रूम हम डिजाइन कर लेंगे, या फिर पीएम आवास जो भी अपना घर है, दैट इज एचके हाउस, यानी हॉल किचन हाउस, वो हम डिजाइन कर लेंगे। ओके, वो हम डिजाइन कर लेंगे। तो आपको एक पूरा यानी 4 कॉलम्स पे साथ सम बीम्स 8 to 9 बीम्स, वो किस तरह आ रहे, क्या आ रहे, उसके साथ फाउंडेशन कैसे आ रहा है, उसकी स्लैब कैसी आ रही है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये आप डिजाइन कर पाओगे। उसके लिए आपको 2 वे स्लैब सीखना पड़ेगा। तो 2 वे स्लैब मैं आपको सिखा दूंगा, वो 8 सेम में, अपने 7 सेम में वैसे भी है, तो 7 सेम का टॉपिक अपने को वैसे भी अपन कर लेंगे। ओके, तो ये मैं पूरा प्रोजेक्ट भी आपको करके दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट
जो भी रहेगा वो मेरा 7 सेम का रहेगा, यानी प्रोजेक्ट जो कंप्लीट प्रोजेक्ट रहेगा, दैट कंप्लीट हाउस डिजाइन, बिकॉज ऑफ उसमें आपको इसेंट्रिक फुटिंग भी देखना पड़ेगा। तो इसेंट्रिक फुटिंग, टू वे स्लैब, दिस टॉपिक इट्स बिलोंग्स टू आरसीसी 2, ओके, इट्स बिलोंग्स टू आरसीसी 2, एंड दिस फ्रेम एनालिसिस इट्स बिलोंग टू आवर एसए 2। तो फ्रेम एनालिसिस सबसे पहले अपन यहां पे कर लेंगे। उसका फ्रेम एनालिसिस हो जाने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसका फ्रेम एनालिसिस हो जाने के बाद ही मैं उसका डिजाइन कर सकता हूं। तो सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करने के बाद हम डिजाइन के लिए जा सकते हैं। जब हम डिजाइन के लिए जाएंगे तब मैं नेक्स्ट मैं आपको इसका डिजाइन भी आपको पूरा का पूरा मैं समझा के दूंगा, बिकॉज ऑफ डिजाइन भी आपको कम से कम 20 घंटा आपका डिजाइन के लिए जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी मेंबर आपको करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी मेंबर आपको डिजाइन करना है। तो दैट इज अ मिनी प्रोजेक्ट फॉर यू, नॉट अ होल प्रोजेक्ट, दैट इज अ मिनी प्रोजेक्ट। मैक्सिमम लोग तो इसको होल प्रोजेक्ट भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आपका अगर ग्रुप अगर होगा 5-6 जनों का तो आप होल प्रोजेक्ट भी इसको आप ये कर सकते हैं, लेकिन होल प्रोजेक्ट मैं नहीं करा के दूंगा आपको, क्योंकि ये मिनी प्रोजेक्ट के इसमें ही है, आपने मिनी प्रोजेक्ट ही करने को ना है। जब आपने ये मिनी प्रोजेक्ट कर लिया, आपने एनालिसिस कर लिया उसका, आपने डिजाइन कर लिया और बाद में आपने उसका एस्टिमेट भी बना लिया, तो दैट इज योर होल प्रोजेक्ट। एस्टिमेटिंग इट इज इन 8 सेम, ओके, तो वो अभी आपको नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई डिप्लोमा होल्डर अगर बिलोंग कर रहा है देन इट इज कि उसको समझ जाएगा कि एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये बेसिक क्लास में क्यों ले रहा उसका रीजन आपको समझ गया होगा, नॉट फॉर द एग्जाम गाइस। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप वो देखोगे तो आपको गेट के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे। गेट के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव जो भी है वो ऑब्जेक्टिव आपके वहां से आएगा। मैं ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली बताने वाला। हाँ, जो भी आपकी एग्जाम्स है, एग्जाम से मैं हेल्प कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्स में हेल्प करना ये मेरी मैं करके दूंगा, उसमें कोई यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये इस तरह की बात है कि कुछ ऑब्जेक्टिव मुझे भी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिममली जो भी पेपर निकलते हैं वो पेपर ऑनलाइन के जो भी आपके ये रहते हैं फॉर्मेट रहते हैं उसका डायरेक्टली कॉपी एंड डायरेक्टली पेस्ट इस तरह रहता है। सो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट रहता है, तो जो एग्जामर एग्जाम क्वेश्चंस निकालता है उसको भी वो क्वेश्चंस के आंसर पहले पता नहीं रहते, जब वो देखता तब पता चलते। ओके, सो दैट्स व्हाई हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे आएगा ऐसी बात नहीं। ओके, हाँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जिसके थ्रू मैं डेली डील करता हूं, अगर गेट के क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे जिससे मैं डेली डील करता हूं, वो क्वेश्चंस मुझे आएंगे। ओके, वो क्वेश्चंस मुझे आएंगे, तो मैं आपको वो तो बता ही दूंगा। लेकिन आपको भी पता है आप किस तरह पेपर छुड़ाते हो, किस तरह ये हो रहा है, लेकिन आपको ये भी एक नॉलेज है कि इस तरह अगर हम 2 साल अगेन और चले गए, आपका 7 सेम भी अगर ऑनलाइन हो गया तो आपका कल्याण है, कल्याण है। यानी आपको ये चीजें डिग्री हो जाने के बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप जब साइड पे जा रहे हैं तो कुछ चीजें, हाँ, यानी पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं, कुछ चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब आप बोलेंगे सर जियोटेक और FM2 कहाँ पे काम में आएगा, यानी जियोटेक और FM2 का किस तरह हम लेंगे और वो कहाँ पे काम में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बेसिक में मैंने स्टील का बता दिया कि स्टील का कनेक्शंस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऐसे में 3 मेथड्स, कानिस, substitute method and cantilever method are important, okay, for the future scope, okay, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही आपका GT2 में बेरिंग कैपेसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, GT2 बेरिंग कैपेसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर स्ट्रेंथ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट शेयर स्ट्रेंथ आपका GT1 में ही हो गया है, GT1 में ही आपका शेयर स्ट्रेंथ हो गया। ओके, तो GT2 मैं लाइव क्लासेस आपको मैं दे सकता, मेरे गेट की बैच चालू है तो गेट के बैच का ही वो पार्ट रहेगा। तो आप सिर्फ आपको थ्योरी अटेंड करनी है, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करना है। आपका अगर गेट एम नहीं है तो आप न्यूमेरिकल क्यों करोगे। ओके, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। ओके, आप वो कर सकते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलाउ नहीं करूंगा। ओके, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ आपका वो काम ही नहीं है, तो आप क्यों करोगे, आप क्यों फालतू में ज्यादा पढ़ोगे, आप ज्यादा मत पढ़ो। ओके, जितना थ्योरी के टॉपिक्स है, थ्योरी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी अर्थ प्रेशर से आपका GT2 स्टार्ट होता है, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, बेरिंग कैपेसिटी। ओके, बेरिंग कैपेसिटी में आपका सबसे पहले आएगा शैलो फाउंडेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैलो फाउंडेशन, क्योंकि मैं वही डील करता,
शैलो फाउंडेशन में मेरी बेरिंग कैपेसिटी क्या रहेंगी, किस तरह रहेंगी, किस तरह मेरे सॉइल है तो मुझे किस तरह का फुटिंग डिजाइन करना पड़ेगा, ये सब कुछ बेरिंग कैपेसिटी में। देन पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन जो भी आपका मेगा स्ट्रक्चर है, मेगा स्ट्रक्चर में आपको पाइल फाउंडेशन का काम आएगा। तो पाइल फाउंडेशन किस तरह अपन करते हैं, किस तरह मैं उसका ग्रुपिंग में किस तरह कैपेसिटी निकलती, इंडिविजुअल कैपेसिटी किस तरह निकलती, ग्रुपिंग में मैं अगर करूंगा तो मैं कौन से सॉइल में ग्रुपिंग में करूंगा, कौन से सॉइल में मैं इंडिविजुअल करूंगा, कौन सी कैपेसिटी मैं पकड़ूंगा, सरफेस कैपेसिटी पकड़ूंगा या एंड बेरिंग कैपेसिटी पकड़ूंगा, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली भी देखना पड़ता है। सो दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट as concerned to foundation engineering. Okay, last chapter it is not important, side exploration, that is not much more important, but there are the 4 chapters are important. 4 chapters and 4 topics: active earth pressure or passive earth pressure or pressure, stability of slope, अगर स्लोप्स की स्टेबिलिटी होगी तो ही वो रुकेगा, नहीं तो फट के से गिर जाएगा। लैंडस्लाइड आप देखते हो तो लैंडस्लाइड किस तरह होता है, क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका काम है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, लैंडस्लाइड्स रिलेट्स टू लैंडस्लाइड। अब उसके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है क्या? नो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको बस ये समझना है कि भाई वो गिरेगा क्यों, फेल क्यों होगा। ग्राफ आप क्यों निकालोगे कि आपको रैंकाइंस ग्राफ, आपको इसके ग्राफ, अपने रेशोस ग्राफ, ये जो ग्राफ्स आपके मोर्स ग्राफ, ये जो ग्राफ्स आपके जो आप निकालोगे तो आपको कॉलम्स ग्राफ, ये जब ग्राफ आप निकालोगे तो ये ग्राफ से आपको क्या पता चलेगा कि आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता चलेगी। लेकिन एनालिटिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम फाइंड कर सकते हैं, एनालिटिकली भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जब आप एनालिटिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड कर सकते हैं तो क्यों आप ग्राफिकल के लिए जाओगे? ग्राफिकल आपको सीखना है जब आपको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एमटेक करना है, तब आपको वो वहां पे काम में आएगा। अदरवाइज आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हैं तो आपको काम में आएगा। जॉब भी है, जॉब भी है पुणे मुंबई में, वहां पे जॉब भी है, ये फील्ड में भी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में भी जॉब है, लेकिन आपको एमटेक मस्ट है, उसमें एमटेक मस्ट। ओके, देन वी मूव फॉर द FM2। व्हाई वी लर्न FM2 आल्सो? FM2 क्यों पढ़ना है? प्रैक्टिकली उसका अप्रोच कहां पे? ओनली ओपन चैनल फ्लो एंड डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिजाइन द कैनल। ओके, जब मैं डिजाइन करूंगा कैनल तब मुझे ओपन चैनल फ्लो के मेरे प्रॉपर्टीज तो पता होने को ना, तो ओपन चैनल फ्लो के प्रॉपर्टीज मुझे कहां से मिलेंगे? तो ओपन चैनल फ्लो के प्रॉपर्टीज मुझे FM2 के जो भी मैं चैनल्स करूंगा तो वहां पे मुझे प्रॉपर्टीज मिलेंगे। मैं सेम पार्ट इरिगेशन में पढ़ने वाला हूं, लेकिन इरिगेशन में मैं इतना वाइड नहीं पढ़ने वाला हूं जितना मैं ओपन चैनल फ्लो में अभी FM2 में पढ़ने वाला हूं। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। FM2 के टॉपिक्स के वीडियोस आपको जब आप फीस पेड कर दोगे, 3 डेज में मुझे फीस पेड करना है आपको, 1 इंस्टॉलमेंट रहेगा, नो चांस कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं दूंगा। 1500 रुपीज इज वेरी बेसिक फीस। सो 3 डेज के आफ्टर आप 3 डेज आपका डेमो क्लास है कल से। आज मैंने ऐसे ही यहाँ पे बहुत टाइम ले लिया आपका। ओके, तो कल से रहेगा, आप पूरा ये बता देना सबको कि कल से आपका रहेगा करके। तो 3 डेज के बाद आपको फीस पेड करना है। ओके, तो FM2 का जो पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा वीडियोस आपको मिल जाएगा अपने ऐप पे आपको ज्वाइन करना है। ऐप जब आप देखोगे, मैंने जब आपको मैसेज किया है तो ऐप में बैच कोड है, आप प्लस में जाओगे ऐप में जब करने के बाद, तो प्लस में आपको बैच कोड है। बैच में जाने के बाद आपको फ्री वीडियो यानी फ्री ये दिखेगा, क्या बोलते हैं, मटेरियल दिखेगा। तो फ्री मटेरियल के नीचे आपको प्लस का साइन दिखेगा। जब आप प्लस करोगे तब आपको बैच कोड डालना पड़ेगा। बैच कोड डालने के बाद डायरेक्टली आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो बैच में जब आप ज्वाइन हो सकते हो तो वहां से आप बैच में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बैच से पूरे के पूरे वीडियोस दिख जाएंगे। और मेरा एक स्टोर में भी रहेगा, या फिर मैं आपको वहां से यूट्यूब के भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो प्लेलिस्ट से सिर्फ और सिर्फ आप देख पाओगे जो वो बैच में है। जो वो बैच में नहीं है वो लोग वो नहीं देख पाएंगे। ओके, सो FM2 के 1 मिनट गाइस, मेरा बैटरी इज क्लोज, 1 मिनट। FM2 के जो भी वीडियोस रहेंगे वो वीडियोस डायरेक्टली आपके यहाँ पे आ जाएंगे, अपने ऐप पे आ जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वहां से ये कर पाओगे। FM2 एंड GT इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्टिंग नहीं है। एक्चुअल कॉस्टिंग हुई टेकन लाइव क्लासेस की, जो भी लाइव क्लासेस मेरे काय के हैं
लाइव क्लासेस मेरे स्टील और मैं SA2 लेने वाला हूँ, उसके ही मैं लूंगा। ओके, उसके ही मैं लूंगा। सो गाइस, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस होंगे अभी भी, आपका क्वेश्चन अगर कुछ बाकी होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगेन आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये बेसिक क्लास का अगेन क्या आपके दिमाग में अगर और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट अगर बाकी होगा तो आप प्लीज पूछो। आप नेक्स्ट सेम का मत सोचो, आप नेक्स्ट पास आउट हो जाने के बाद का सोचो। पास आउट हो जाने के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सेम का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना। इसलिए बेसिक कोर्स आपका नियर अबाउटली 35 to 40 आवर्स या फिर 30 to 40 आवर्स के बीच में अपना रहेगा। दोनों SA2 एंड स्ट्रीम दोनों आपका उसमें खत्म हो जाएगा। ओके, ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। ओके, जितना शॉर्ट में होगा उतना शॉर्ट में मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। हाँ, अगर किसी को बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से करना है, देन वो मेरी गेट की बैच ज्वाइन कर सकता है। तो गेट के बैच में मैं पूरा इलाबरेट करके सब कुछ समझाता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ओके, आपको कोई डाउट नहीं है, बेझिझक पूछ सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछना है आप बिंदास पूछो। अक्षय, पूर्ण क्वेश्चन झाले आहे की काही क्वेश्चन्स होते परत कोणाचे? माझ्या मते माहित नाही आता. प्लीज तुम्ही बोला काही क्वेश्चन्स असेल तर, नाहीतर आपण इथे संपवू आणि नेक्स्ट डे पासून आपण नेक्स्ट डे से हम 9:15 से हमारा सबसे पहले SA2 रहेगा। तो SA2 के लिए मैं आपको बुकलेट भी सेंड करता हूँ ग्रुप पे, तो वो बुकलेट प्लीज आप डाउनलोड कर लेना। उसके बेसिक पहले 2 बेसिक जो चैप्टर है अपने, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड अपना स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, ये अपने को सबसे पहले करना पड़ेगा। वो करने के बाद हम डायरेक्टली कानिस के लिए जाएंगे। कानिस का एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम 1 से 2 प्रॉब्लम देखेंगे, वही डायरेक्टली हम स्वे देखेंगे। कानिस हम नॉन स्वे के लिए यूज ही नहीं करते, तो मैं देखूंगा ही, मुझे कोई लेना देना नहीं है नॉन स्वे का। मैं यूज जो करता हूँ प्रैक्टिकली, वो सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ स्वे के लिए, तो मैं डायरेक्टली आपको स्वे बताऊंगा। उसके बाद मैं सब्स्टिट्यूट मेथड और कैंटिलीवर मेथड के लिए जाऊंगा, जो भी मेरे प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली PM आवास योजना का जो हम कर रहे हैं वही डायरेक्टली मैं आपको पकड़ के एक एग्जांपल मैं आपको लेके सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद हम कैंटिलीवर मेथड के लिए जाएंगे। कैंटिलीवर मेथड के बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के मेरे टोटली वीडियोस है, वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कुछ अपना यहाँ पे प्रैक्टिकली दैट इज नॉट important. Stiffness method is important for practically because of stiffness method सभी सॉफ्टवेयर्स में हम यूज करते हैं, तो वो सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो और बहुत कुछ नॉलेज है, बोलने जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए अगर ज्वाइन करते हैं तो बेटर रहेगा। नॉलेज आपको मिलेगा, प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिलेगा। और नियर अबाउटली 3 साइट्स आई एम टेकिंग नाउ, अभी यानी 15-20 दिन या फिर 1 महीने में मैं 3 साइट्स ले लूंगा। इनके जो भी साइट से छूट गया है वो ऑफलाइन आ जाने के बाद, ऑफलाइन यानी यहाँ पे कॉलेज में आ जाने के बाद मैं फिर से दूसरे जो भी साइट्स मेरे चलते रहेंगे वहां पे मैं लेके जाऊंगा। और साइट्स मेरे नहीं बंद होंगे, मेरे साइट्स चलते ही रहेंगे। ओके, चलते ही रहते हैं, उसमें साइट्स बंद होते हैं ऐसी नहीं चल। मैं डेली अभी मॉर्निंग साइट पे जाता, मेरा मॉर्निंग 7 बजे से मेरा काम चालू हो जाता मॉर्निंग में। सो डेली मेरा साइट पे रहता है, साइट पे जाने के क्या चालू है क्या नहीं है। और नियर बाय ही साइट्स है, तो मुझे ज्यादा दूर भी नहीं गिरता है। चंद्रपुर में 2 साइट्स मेरे चल रहे हैं अभी, बड़े साइट्स, छोटे साइट्स तो बहुत सारे हैं। और जो ये है माने स्टील स्ट्रक्चर प्लस कंक्रीट स्ट्रक्चर है, वो आपका यवतमाल में है। यवतमाल में मुकुटबन करके, अगर आपको गांव पता होगा तो मुकुटबन में आपकी फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, उसका ही एक प्लांट हम अरेंज करके दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अभी स्टार्टिंग में, तो उसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर एक बता देता कि कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ स्टील स्ट्रक्चर कैसे बताया, तो उसके वो फोटोज आप देख लो। 1 मिनट मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ उसके, कि स्टील स्ट्रक्चर के साथ कंक्रीट स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उसके लाइव फोटोज जो भी है वो लाइव फोटोज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 1 मिनट।
1 मिनट गाइस। ये देखो, यहाँ पे ये आपके स्टील बीम्स है और कुछ कंक्रीट कॉलम्स भी है इसमें, ऐसी नहीं कि कंक्रीट कॉलम्स भी नहीं है। देयर आर सम कंक्रीट कॉलम्स, देयर आर सम स्टील कॉलम्स आल्सो। ओके, तो यहाँ पे टोटली वाइब्रेशंस के लिए, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको डेप्थ जो भी है, 1 मिनट, आपको क्लियर है बोर्ड या नहीं? सॉरी, ये ज़ूम इन नहीं हो रहा, 1 मिनट, डाउनलोड। That is hybrid structure is like, okay. So मेरा डेली जाना वहां पे नहीं होता, लेकिन मैं मैक्सिममली जब मेरा स्टील चेकिंग रहता है, अभी इसके ऊपर मेरा स्लैब रहेगा, तो स्लैब की थिकनेस भी नियर अबाउटली 200 mm की है। सो 200 mm का स्लैब मुझे देखने जाना है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऊपर और नीचे आपको जो ये है, यहाँ पे नीचे भी आपको स्लैब के स्टील्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे गैप रहता है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस आपको कैविटी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि वाइब्रेशंस आपके नीचे में नहीं जाए करके। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा स्लैब है और नीचे में भी मेरा स्लैब रहेगा। ओके, तो सम सर्टन ऑफ कैविटीज आल्सो, एंड आपको जो ये जो मेरे बार्स है, ये जो मेरे बार्स है, दैट इज माय शेयर बार्स। ओके, इसको हम शेयर बार्स बोलते हैं। ये नीचे में आपके बार्स है, दैट इज स्ट्रेट बॉटम बार्स, और ये टॉप बार्स है। तो आप देखोगे टॉप बार यहाँ तक ही आया है, तो दैट इज L/4 पे रहते हैं। L/4 पे आपके एक्स्ट्रा टॉप रहता है आपका, तो ये एक्स्ट्रा टॉप आपका L/4 पे है। तो ये स्ट्रक्चर में ये है, आपको ये देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे देर आर सम concrete columns also and steel columns also. Okay, steel columns also, आपको steel columns भी मिलेगा, तो यहाँ पे एक गजेट प्लेट भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, 1 मिनट। तो here is steel beam also, actually that is steel beam, that is concrete column. Okay, concrete column, steel beam, here is concrete beam. Okay, तो कंक्रीट बीम के साथ स्टील बीम। अब स्टील बीम मुझे कहाँ पे यूज करना पड़ता है? जहाँ पे मुझे डेप्थ मैं ज्यादा नहीं ले सकता बीम की, वहां पे मुझे करना पड़ता है। और वो जब मैं करूंगा तब मैं आपको गजेट प्लेट वगैरह, जब ये खुल जाएगा पूरा का पूरा, तब मैं इसके गजेट प्लेट कैसी लगाया है, किस तरह गजेट प्लेटिंग लगाया गया है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे भी आपको एक प्लेट दिख रही है, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो प्लेट। यहाँ पे भी आपको एक प्लेट दिख रही है। आपको फोटो में बहुत बेकार दिख रहा होगा, फोटोज व्हाट्सएप के फोटो है तो वो अच्छे नहीं आएंगे। जब मैं साइड पे आपको इस यहाँ पे लेके जाऊंगा तो आपको वो पता चलेगा कि हाउ टू कनेक्ट दिस, कि आपका स्टील बीम और कंक्रीट बीम आपका कैसे कनेक्ट किया गया है, कंक्रीट कॉलम आपका कैसे कनेक्ट किया है, क्या है। कंक्रीट कॉलम टू कंक्रीट कॉलम तो आपने देखा ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, कंक्रीट कॉलम के नीचे जो भी आपके स्टील फाइबर्स है वो कैसे किए हैं, तो वो आपको पता चलेगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बोर्ड पे बता देता कि किस तरह रहता करके एक्चुअली। ओके, कि सपोज दिस इज कंक्रीट कॉलम एंड दिस इज स्टील बीम। तो स्टील बीम आप कंक्रीट कॉलम के अंदर मर्ज तो कर दोगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्लीट एंगल भी प्रोवाइड करना पड़ता है, क्लीट एंगल भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे बोल्डिंग्स रहेंगे, यहाँ पे मेरे बोल्ट्स रहेंगे। ओके, तो ये मेरे बोल्ट्स यहाँ पे तो कंक्रीट में मेरे चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बोल्डिंग करूंगा या फिर मैं वेल्डिंग करूंगा। तो दैट इज, ये मेरा स्टील बीम है, ये मेरा स्टील बीम है।
बिकॉज ऑफ हेवी लोड और मैं डेप्थ ज्यादा नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे स्टील बीम देना पड़ा। स्टील हैज अ मोर कैपेसिटी, यानी वाइब्रेशन कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है और इसकी बेंडिंग कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है, दैट इज कंक्रीट कॉलम। ओके, so that is practically possible in only industrial structures। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में मैं ये कर सकता हूँ। ओके, अगेन एक शेड का काम भी है, जो जहाँ पे सिर्फ पूरा का पूरा शेड है आपका, तो वो पहले आपका ये है, यानी क्या बोलते हैं, कंक्रीट कॉलम्स है। वो कंक्रीट कॉलम्स के ऊपर पूरा पर्लिन है, यानी 5 फुट कंक्रीट कॉलम्स है, उसके बाद आपके स्टील कॉलम्स है, स्टील कॉलम्स के बाद पूरे पर्लिन्स है, तो वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो आपको इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मेरे साथ रहोगे तो देखने को मिलेगा। ओके, सो आप नेक्स्ट इसमें, यानी नेक्स्ट जो भी अपना सेशन है उसमें आप सब लोगों को बताओ कि किस तरह क्या है। ये वीडियो भी यूट्यूब पे रहेगा फ्री, ये वीडियो भी आप सबको शेयर करो गाइस, सबको शेयर करो। और जो जो जितने भी पीपल्स है, अगेन डिप्लोमा पीपल्स ने ये सब कुछ चीजें डिप्लोमा में नहीं देखी है। ओके, सो डिप्लोमा पीपल्स को भी अगर प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए तो उनको भी ज्वाइन करने लगाओ, सबको ज्वाइन करने लगाओ, बेटर रहेगा। तो कल से लगे तो 3 डेज का डेमो सबसे पहले आप कर लो पूरा, उसके बाद आप डिसाइड करो भाई। ओके ओके गाइस, तो मिलते हैं टुमारो 9:15 AM। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं।